गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो अपन पढ़ते हैं आपके मेवाड़ की जो हिस्ट्री है, उस मेवाड़ की हिस्ट्री की चर्चा करते हैं। ठीक है, मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना आप लोगों को सबसे पहले एक आपका जो गोहिल वंश है, उस गोहिल वंश से क्या करना पड़ता है, आरंभ करना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा मेवाड़ का कौन सा वंश आपका, मेवाड़ का गोहिल वंश। सबसे पहले अपने को गोहिल वंश की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति के सिद्धांत, उन सिद्धांतों की चर्चा करनी पड़ेगी। आपके गोहिल कहां से आए, उनका जो मूल स्थान है, उस मूल स्थान की क्या करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इनके जो स्थान और इनकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, मत है, वो अलग अलग बताए गए। ठीक है, कोई कहां से बताता है, कोई कहां से बताता है। तो इसके अंदर आपके मुख्य मुख्य जो इतिहासकार है, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति और स्थान, गोहिलों की उत्पत्ति और इनका जो मूल स्थान था, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो विद्वान आता है, पहले विद्वान का नाम आता है अबुल फजल। कौन आता है? तो आपका अबुल फजल आता है। ये अबुल फजल है, ये क्या कहता है, इतिहासकार का नाम क्या है, अबुल फजल। अबुल फजल ये कहता है कि मेरे अनुसार आपका ईरान प्रदेश था, उस ईरान प्रदेश का एक राजा, कहां का, ईरान का एक शासक था और उसका नाम बताया जाता है नौशेखा। ठीक है, नौशेखा आदिल। उस नौशेखा आदिल के क्या बताए जाते हैं, तो वंशज बताए जाते हैं। अबुल फजल क्या कहता है कि मेरे अनुसार गोहिल थे, वह ईरान के रहने वाले थे और ईरान का एक शासक था, शासक का नाम था नौशेखा। उस नौशेखा के क्या माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं। लेकिन इसके आगे देखिएगा, दूसरे इतिहासकार की बात करते हैं, तो दूसरा इतिहासकार आता है, उसका नाम बताया जाता आपका कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहासकार है। नाम क्या आपका, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड देखिएगा क्या कहते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं कि आपके जो गोहिल है, गोहिल, ये गोहिल कहते हैं कि वल्भी के रहने वाले थे। ठीक है, वल्भी आपका कहां पड़ता है, तो गुजरात प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये जो वल्भी था, इस वल्भी का एक राजा था और वल्भी के राजा का नाम बताया जाता है शिलादित्य। क्या नाम है, वल्भी के राजा का नाम शिलादित्य था। ठीक है, इस शिलादित्य के क्या बताए जाते हैं, वंशज। कौन, आपके गोहिल। होता क्या है, देखिएगा घटना बताई जाती है आपके 524 ईस्वी की। 524 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि विदेशी थे, उन विदेशियों के द्वारा वल्भी प्रदेश था, इस वल्भी प्रदेश के ऊपर विदेशी लोग क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते। ठीक है, इस आक्रमण के अंदर आपके विदेशियों के साथ में लड़ता हुआ, विदेशियों का मुकाबला करता हुआ शिलादित्य था। उस शिलादित्य की डेथ हो जाती है, शिलादित्य मारा जाता है। कहने का मतलब वल्भी की रक्षा करता हुआ 524 ईस्वी के अंदर शिलादित्य था, ये अपने पूरे परिवार के साथ में, और किसको प्राप्त हो जाता है, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिएगा पूरा परिवार इसका मारा गया, लेकिन नीति के अंदर, भाग्य के अंदर कुछ और ही लिखा था। और वो क्या लिखा था, शिलादित्य की एक रानी थी। किसकी रानी थी, शिलादित्य की एक रानी बताई जाती है, शिलादित्य की रानी। और रानी का नाम दोस्तों बताया जाता है, वह था पुष्पावती। क्या नाम है, तो ध्यान रखना है, शिलादित्य की रानी, और रानी का नाम क्या है, पुष्पावती। ये पुष्पावती कहते हैं कि 524 ईस्वी के अंदर आपके वल्भी के अंदर नहीं थी, बल्कि ये अंबा माता की यात्रा पे गई हुई थी। कहां गई हुई थी, अंबा माता है, अंबा माता की यात्रा पे गई थी। कौन गई थी, आपकी पुष्पावती। किसकी रानी, शिलादित्य की रानी। और इस दौरान कहते कि विदेशी आक्रमण करते हैं, उस आक्रमण के अंदर शिलादित्य अपने परिवार सहित मारा गया, लेकिन उसकी रानी जो अंबा माता की यात्रा पे गई थी, वो क्या रह गई, जीवित रह गई। और बड़े नसीब की बात थी, ठीक है, बड़े भाग्य की बात थी, बड़ी लक्की थी
ये क्या थी, गर्भावती थी, ठीक है। तो कहते हैं कि ये गर्भ से थी, ये पेट से थी। तब कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद में पुष्पावती थी। इस पुष्पावती के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया गया और पुष्पावती ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम क्या था, गोहिल, ठीक है। इसी गोहिल को क्या कहते हैं, इसको गु है दत्त के नाम से भी पुकारते हैं, इसको गोह के नाम से भी पुकारा जाता है। कई नाम बताए जाते हैं इसके, लेकिन इसका मूल नाम क्या माना जाता है, तो गोहिल माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गोहिल की मां का नाम क्या था, पुष्पावती बताया जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि आपके पुष्पावती ने गोहिल को जन्म दिया, जो कालांतर के अंदर कुछ वर्षों के बाद में आगे चल करके आपका जो मेवाड़ है, उस मेवाड़ का ये क्या बनता है, शासक बनता है, ठीक है। तो ये पूरा फंडामेंटल है, ये पूरा का पूरा फंडामेंटल किसका है, तो ये कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, वल्बी के थे, ठीक है। वल्बी के राजा शिलादित्य के क्या माने जाते हैं, वंशज। ये हो गए आपके कौन, तो ये हो गए आपके कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बाद में दूसरे जो इतिहासकार आते हैं उसकी बात, वो आते हैं आपके डॉक्टर डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर, डॉक्टर डी आर भंडारकर है, वो कहते हैं कि आपके जो गोहिल हैं, इन गोहिलों के बारे में इनका क्या सिद्धांत बताया जाता है, ठीक है। देखिएगा अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बातें बताई गई। आपका डॉक्टर डी आर भंडार क्या कहते हैं, डी आर भंडारकर एक शिलालेख को आधार बनाकर, ठीक है, और शिलालेख का नाम क्या बताया जाता है, आहाड़ शिलालेख। आहाड़ शिलालेख, आहाड़ शिलालेख का टाइम बताया जाता है दोस्तों 977 ईस्वी। क्या है, 977। आहाड़ से प्राप्त हुआ, आहाड़ पड़ता आपका उदयपुर के अंदर। ये भी आपके गोहिलों की राजधानी रही थी, ये बात अपन आगे पढ़ेंगे सारी की सारी। तो आहाड़ से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उस शिलालेख के आधार पर डॉक्टर डी आर भंडारकर के द्वारा गोहिल है, इन गोहिलों को क्या बताया गया, नागर ब्राह्मण। क्या बताया गया, नागर ब्राह्मण बताया गया, या फिर कह सकते हैं कि क्या बताया गया था, विप्र बताया गया। क्या बताया गया, विप्र बताया गया। और इसके साथ साथ में डॉक्टर डी आर भंडारकर आपके इसी शिलालेख, कौन से शिलालेख, आपके आहाड़ शिलालेख को आधार बना करके क्या कहता है कि ये लोग थे आपके कौन से लोग, गोहिल। कहां से आए थे, तो ये आपके आनंदपुर से। कहां से, आनंदपुर, जिसको और किस नाम से पुकारा जाता है, तो बड़नगर के नाम से पुकारा जाता है। ये सिद्धांत किसका है, तो ये सिद्धांत ध्यान रखना आपके डॉक्टर डी आर भंडारकर का बताया जाता है। उसके बाद देखो आगे दूसरे कंसेप्ट की अगर बात करें तो ध्यान रखना, एक प्रशस्ति आती है जिस प्रशस्ति को कहते हैं आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में देखिएगा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का टाइम बताया जाता है 1460 ईस्वी। और एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, एकलिंगे महात्मे कहनाव्यास, ठीक है। ये जो दोनों है, ठीक है, इन दोनों के अनुसार, दोनों का मतलब क्या हुआ, आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति और आपका क्या है, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ। इन दोनों ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि गोहिल थे, ये गोहिल आपके कहां से आए थे, तो ये गोहिल आपके आनंदपुर से आए थे, ठीक है। और आनंदपुर को किस नाम से पुकारा जाता है, तो आपके वडनगर के नाम से पुकारा जाता है। तो ये डॉक्टर डी आर भंडारकर, आपकी कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बात करते हैं अपन किसकी, तो आपके वीर विनोद की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, वीर विनोद। कहने का मतलब आपके श्यामल दास जी, श्यामल दास जी है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, वीर विनोद। वीर विनोद के अंदर श्यामल दास के द्वारा लिखा गया है कि आपके गोहिल थे, इनका संबंध कहां से बताया जाता है, तो इनका संबंध था वह आपके वल्भी से बताया जाता है। कहां से, तो आपके श्यामल दास के द्वारा गोहिलों को कहां का बताया गया, तो वल्भी का बताया। कहां का था, ये वल्भी से आए थे, और वल्भी से आकर के आपका मेवाड़ वाला जो भाग था, जिसके अंदर आपके वर्तमान उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है,
यही प्राचीन काल के अंदर किस नाम से पुकारा जाता था? तो आपके मेवाड़ के नाम से पुकारा जाता था, जिसको मेदपाट भी कहते थे, प्रागवाट भी कहते थे, सीवी भी कहते थे। कहीं कहीं पर इसके लिए क्यू या क्यू शब्द का भी क्या किया गया? प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये यहां आ जाते हैं वल्लभी से चल करके गोहिल, और यहाँ पे अपना क्या करते हैं? शासन करते हैं। इसके अलावा देखिएगा श्यामल दास जी के द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही गई। श्यामल दास जी ने कहते हैं कि आपके जो क्षत्रिय लोग हैं, क्षत्रिय, इन क्षत्रियों की कुल कितनी शाखाएं बताई है? तो क्षत्रियों की कुल कितनी शाखाएं बताई? 36 शाखाएं बताई। उन 36 शाखाओं के अंदर आपके किसको शामिल किया गया है? तो गोहिल है। इन गोहिलों को भी 36 क्षत्रियों की 36 शाखाओं के अंदर बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? तो आपके श्यामल दास जी के द्वारा बताया गया। तो ये सिद्धांत किसका माना जाता है? ये सिद्धांत आपके श्यामल दास जी का माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, तो कौन है आपके? डॉक्टर ओझा, जो अपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इतिहासकार माने जाते हैं। डॉक्टर ओझा के द्वारा लिखा गया है कि आपके जो गोहिल है, कौन थे? गोहिल। ये गोहिल कहते हैं कि ओझा के अनुसार क्या बताए जाते हैं? तो आपके सूर्यवंशी बताए जाते हैं। क्या बताया है? आपका ध्यान रखना, ओझा के द्वारा गोहिलों को क्या बताया गया? तो सूर्यवंशी बताया गया। इसके उपरांत देखिएगा, नेक्स्ट तथ्य की बात की जाए तो अगला तथ्य आता है कि आपके मोहनोत नैन्सी। ठीक है, और मोहनोत नैन्सी के साथ साथ में आपके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इन दोनों के द्वारा, गोपीनाथ शर्मा, इन दोनों ने बताया है कि आपके गोहिल थे। ये गोहिल कौन थे? तो आपके ब्राह्मण थे। ठीक है, दो बातें बताइए। देखिएगा डॉक्टर ओझा साहब क्या कहते हैं? ओझा साहब ये कहते हैं कि गोहिल थे। ये गोहिल कौन थे आपके? तो सूर्यवंशी थे। नैन्सी, मोहनोत नैन्सी और आपके गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि ये कौन थे? ब्राह्मण थे। लेकिन आपके मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, इसके द्वारा एक तो कौन हो गए? नैन्सी साहब। ठीक है, और नैन्सी साहब के साथ में एक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। इन दोनों के द्वारा गोहिल है, उन गोहिलों की कुल मिलाकर के कितनी शाखाएं बताई गई है? तो आपकी 24 शाखाएं बताई है। कितनी शाखाएं बताई है? 24। गोहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन करने वाले कौन है? आपके नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा ब्राह्मण बताने वाले कौन है? तो नैन्सी और आपके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा बताया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक तथ्य और आता है, और वो तथ्य क्या आता है? अगर बात करते हैं किसकी? स्वयं के मेवाड़ के महानाओं की बात करते हैं कि मेवाड़ के महाना थे, वो अपने आप को क्या समझते थे? तो इसके लिए बताया जाता है, कहा जाता है कि मेवाड़ रियासत है, उस मेवाड़ रियासत के जो महाराणा थे, ये महाराणा अपने आप को, स्वयं को भगवान श्री राम थे, राम का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका नाम बताया जाता है कुश। क्या नाम है? कुश। तो मेवाड़ के महाराणा स्वयं को, अपने आप को कुश की क्या मानते थे? संतान मानते थे। देखिएगा, अगर इनके पर्टिकुलर सिद्धांत की बात करें, मेवाड़ के महाराणाओं की खुद की बात करें, उनकी स्वयं की बात करें, तो वो अपने आप को क्या मानते थे? तो भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश की संतान मानते थे। इसी को आधार बनाकर, ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए आपके चारण थे। कौन थे? चारण। और आपके कौन थे? भाट थे। इन्होंने इसी को आधार बना करके आपके जो गोहिल हैं, इन गोहिलों को और क्या बताया है? तो गोहिलों को रघुवंशी कहा है। क्या कहा? रघुवंशी। तो चारण और भाटों के द्वारा गोहिलों को क्या बताया गया? आपका रघुवंशी बताया गया, राम का वंशज बताया गया। ठीक है, राम का वंशज कैसे? देखिएगा, राम का वंशज कौन है? कुश है, और कुश की संतान अपने आप को कौन मानते हैं? तो मेवाड़ के महाराणा मानते हैं। ये देखिएगा इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत है, इनका जो मूल सिद्धांत, मूल इनका जो स्थान है, उन मूल स्थान की कुछ क्या है? बातें। इसके बाद में अगर बात करें कि क्या गोहिल प्रारंभ से ही पावरफुल थे? प्रारंभ के अंदर ही उन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर ली? क्या वो इतने ताकतवर थे कि पूरे मेवाड़ के ऊपर उन्होंने अपना क्या कर लिया? साम्राज्य स्थापित कर लिया? इसके बारे में अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा, प्रारंभ कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है,
स्टार्टिंग की बात करें तो कहा जाता है कि शुरुआती दौर था, उस शुरुआत के अंदर ये गोहिल वंश के जो प्रतापी शासक थे, ये कहते हैं कि आपके गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। इन गुर्जर प्रतिहारों के और क्या बताए जाते हैं? तो सामंत थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, प्रारंभ के अंदर गोहिल वंश के शासक थे या गोहिल थे वो किसके? सामंत थे। तो ये गुर्जर प्रतिहारों के कहने का मतलब गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रह करके अपना क्या चलाते थे? अपना राजपाट चलाया करते थे। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र कब हुए? आजाद कब हुए? इन्होंने ऐलान कब किया कि आज के बाद हम क्या करेंगे? स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। तो वो बात बताई जाती है 11वीं शताब्दी की। कब की बताई जाती है? 11वीं सदी की बात बताई जाती है। 11वीं सदी के अंदर एक निर्बल, एक कमजोर गुर्जर प्रतिहार शासक हुआ और उसका नाम बताया जाता है विजयपाल। क्या नाम है? विजयपाल। इस विजयपाल के काल में एक गोहिल वंश का एक शासक हुआ और उस शासक का नाम क्या था? भर्तृहट्ट। क्या नाम है? भर्तृहट्ट। इसने कहते हैं कि अपने आप को क्या कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया था? स्वतंत्र होने की क्या कर दिया? घोषणा कर दी, या स्वतंत्र अपने आप को क्या कर दिया? घोषित कर दिया। किसके द्वारा किया गया? तो भर्तृहट्ट के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखना, प्रारंभ के अंदर किसके सामंत थे? गोहिलों के, लेकिन अपने आप को मुक्त करने वाला, आजाद करने वाला, स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला आपका कौन बताया जाता है? तो भर्तृहट्ट को बताया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा मेवाड़ के गोहिल वंश के जो शासक थे वह अपनी स्वतंत्रता के बड़े दीवाने थे, बड़े फैन थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत क्या किया? संघर्ष किया। अपने कुल को बचाने के लिए, अपने वंश को बचाने के लिए उन्होंने कहते कि कई बार अपने प्राणों की क्या लगा दी थी? बाजी लगा दी थी। इसी कारण देखिएगा इनको क्या कहा जाता है? देखिएगा किस कारण? अपने वंश की रक्षा के कारण। किसके कारण? एक तो देखिएगा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, और एक कहते हैं कि अपना जो कुल था, अपना क्या था? अपना वंश था, उसके गौरव को बनाए रखने के लिए। और इन्होंने क्या किया? हमेशा ये संघर्ष करते रहे। इसी कारण इनको इतिहास के अंदर एक नाम से और पुकारा जाता है। इनको कहा जाता आपका हिंदवा सूरज कहते। क्या कहा जाता है? हिंदवा सूरज के नाम से पुकारते। तो इनको हिंदवा सूरज क्यों कहते? क्योंकि इन्होंने मरते दम तक अपने शत्रु के साथ अपने कुल को बचाने के लिए, अपने वंश को बचाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए इन्होंने क्या किया था? संघर्ष किया। इसका इतिहास के अंदर मेवाड़ के महाराणाओं को, मेवाड़ के गोहिल वंश को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो हिंदवा सूरज के नाम से पुकारा जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, इनकी क्या है? इनकी भूमिका है, जो आपका गोहिल वंश है उसकी एक क्या मानी जाती है? भूमिका मानी जाती है। उसके बाद ध्यान रखना, इनकी क्रमबद्ध हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो इनकी हिस्ट्री की जो शुरुआत मानी जाती है वह शुरुआत मानी जाती है किससे? आपके गोहिल से मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन किसको? गोहिल को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा गोहिल, गोहिल, गोहिल को और क्या कहते हैं? तो आपके गुहादित्य के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? गुहादित्य। ठीक है, इसके मूल नाम यही है। ठीक है, मूल नाम की अगर वास्तविकता की, सत्यता की बात की जाए तो सही नाम क्या है? गोहिल है। बाकी इतिहासकारों के द्वारा इसके बहुत सारे नाम लिखे गए। इसको क्या लिखा गया? गुहा दत्त लिखा गया, इसको गु है दत्त लिखा गया, इसको गोमिल लिखा गया, इसको गोतिल लिखा गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये फालतू है, ये याद नहीं रखने। केवल केवल मेन नाम दो ही है। क्या है? आपका गोहिल और क्या? गुहादित्य। और इसमें भी अगर बात करें तो मूल नाम क्या आता है? आपका गोहिल आता है। ठीक है, अब देखिएगा गोहिल की बातें करते हैं। ठीक है, तो गोहिल क्या करता है इसके बारे में कहते हैं कि बात बताई जाती है 566 ईस्वी की। 566 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि आपका जो गोहिल है, इस गोहिल के द्वारा और कौन से वंश की स्थापना की गई थी? तो आपका जो गोहिल वंश है उस गोहिल वंश की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिएगा इस लाइन को कई प्रकार से वो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। वो पूछ सकता है कि गोहिल वंश की स्थापना कब की गई? तो उत्तर एक ही रहेगा,
566 ईस्वी में की गई। ठीक है, अब कैसे चेंज करेगा? गोहिल वंश का आदि पुरुष कौन था? ठीक है, तो कौन होगा आदि पुरुष? गोहिल होगा। गोहिलों का जनक कौन है? तो गोहिल होगा। गोहिलों का मूल पुरुष कौन है? तो गोहिल होगा। गोहिलों का संस्थापक कौन है? तो आपका गोहिल होगा। ठीक है, केवल किससे खेलेगा? शब्दों से खेलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, जनक, संस्थापक, ये सारे के सारे क्या है? एक ही बताए जाते हैं। ठीक है, तो इसने 566 के अंदर इसकी स्थापना की और इसके साथ साथ इसने कहते हैं कि नागदा, क्या था? नागदा, जो वर्तमान के अंदर आपका कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। इस नागदा को इसने अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। इसको राजधानी बनाता है, नागदा को अपनी राजधानी बनाता है, जो कहते हैं कि मेवाड़ की, इसकी मेवाड़ की कह सकते हैं, या फिर आप चाहो तो क्या कह सकते हो, आपका जो गोहिल वंश है उस गोहिल वंश की। और कैसी राजधानी बताई जाती है? प्रथम राजधानी बताई जाती है। गोहिलों की फर्स्ट राजधानी थी, उसका नाम क्या था? तो नागदा था। अब इसके माता पिता की बात करते हैं। इसका जो आपका गोहिल है, इसके माता पिता की अगर बात करें तो कहते हैं कि इसका जो पिता था, इसके पिता का नाम बताया जाता है शिलादित्य था। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड की बात अगर आपके ध्यान में हो, जो अभी अभी अपन ने की है, कि उसने बताया कि वल्लभी का राजा था, राजा का नाम शिलादित्य था। ठीक है, शिलादित्य 524 के अंदर लड़ता हुआ मारा गया। उसकी एक रानी थी, रानी का नाम पुष्पावती था, और वह गई थी अंबा माता की यात्रा पे। वो भाग्य से बच गई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और वही पुत्र आगे चलकर क्या कहलाया था? तो गोहिल कहलाया था। ठीक है, तो शिलादित्य क्या हो गए? इसके पिता हो गए। और ध्यान रखना, माता की बात करते हैं तो मां का नाम क्या बताया जाता है? तो आपका पुष्पावती इनकी मां का नाम बताया जाता है। ये दो तथ्य इनके क्या मिलते हैं? इनके परिचय के बारे में बताते हैं। इसके बाद में अगली बात आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और वो देखिएगा क्या आता है, उसके बारे में कहा जाता है कि आपका गोहिल था। ठीक है, एक गांव पड़ता था मेवाड़ के अंदर, जिसका नाम क्या है? ऊंदरी गांव। क्या गांव है? ऊंदरी गांव। ठीक है, ये ऊंदरी गांव था, इसका एक भील था। ठीक है, भीलों का एक सरदार था, सरदार का नाम इतिहास में नहीं मिलता, खामोश है यहाँ पे इतिहास। ठीक है, उस सरदार का कोई नाम नहीं मिलता, लेकिन भीलों का जो सरदार था, उस सरदार ने कहते हैं कि अपना जो अंगूठा था, क्या था? अंगूठा, उस अंगूठे को काट कर, और अपना क्या था? लहू था। ठीक है, अपना जो खून था, अपना जो रक्त था, उस रक्त से कहते हैं कि शिलादित्य था, सॉरी आपका गुहादित्य था, उस गुहादित्य का क्या किया गया था? राज्य अभिषेक किया गया। तो ध्यान रखना, गोहिल थे, इस गोहिल का राज्य अभिषेक किसके द्वारा किया गया? भीलों के सरदार के द्वारा, जो आपका कहां का रहने वाला था? ऊंदरी का रहने वाला था। आज भी ध्यान रखना, भीलों के अंदर एक संप्रदाय चलता है जिसको कहते हैं उंदरिया संप्रदाय। क्या कहा जाता है? उंदरिया संप्रदाय कहते हैं। तो कभी भी पूछता है कि उंदरिया संप्रदाय का संबंध किससे है? तो भील जनजाति से बताया जाता है। अब देखिएगा होता क्या है, सबसे पहले गोहिलों का राज्य अभिषेक कौन करता है? तो सबसे पहले गोहिलों का राज्य अभिषेक भील सरदार करता है। इस कालांतर के अंदर आगे चलकर एक ये परंपरा बन गई कि मेवाड़ का कोई भी नया महाराणा बनता, ठीक है, कोई शासक बनता, तो ध्यान रखना उसका जो राज्य अभिषेक था, उसका राज्य अभिषेक था, उसके मस्तक के ऊपर, जो उसके ललाट के ऊपर जो तिलक लगाया जाता था, वह तिलक कौन लगाता था? तो उंदरिया गांव का भील सरदार था। वह भील सरदार अपना जो अंगूठा होता था, उस अंगूठे को काटकर, और जो लहू निकलता था, उस लहू से उसके मस्तक के ऊपर क्या किया करता था? राज तिलक किया करता था। उसके बाद कहते हैं कि उसका शासन कार्य था, वह क्या माना जाता था? प्रारंभ माना जाता था। तो इसके अंदर दो ही इंपॉर्टेंट बातें आई है। दो इंपॉर्टेंट बातें कौन सी है? एक तो गोहिल वंश का संस्थापक गोहिल 566, एक राजधानी क्या है? नागदा, और एक आपका कौन सा है? उंदरिया। ठीक है, उंदरिया का भील था, भील सरदार था, वह मेवाड़ के महाराणाओं का क्या करता था? राज्याभिषेक करता था। और इसके माता पिता की अगर बात करें तो मां का नाम क्या था? पुष्पावती। और दोनों कहां के रहने वाले थे? तो ये दोनों ध्यान रखना आपके कहां के बताए जाते हैं? वल्लभी। क्या है? वल्लभी। और वल्लभी मैं आपको बता चुका हूं कि वल्लभी आपका कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। इस प्रकार से ध्यान रखना, आपका जो गोहिल वंश है, उस गोहिल वंश की क्या होती है? स्थापना होती है।
उसके बाद में गोहिल के बाद में मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर, गोहिल वंश के अंदर छोटे छोटे कई क्या आते हैं, राजा आते हैं। ठीक है, उसके अंदर छोटे राजाओं की अगर बात करें तो कौन कौन से आते हैं देखिएगा। एक आता आपका कौन, सील आता है। सील के बाद में कौन आता है, अपराजित आता है। ठीक है, अपराजित, उसके बाद में कौन आता है तो आपका भर्तृभट्ट आता है। भर्तृभट्ट के बाद में आपका कौन आता है, अल्लट आता है। अल्लट के बाद में कौन आता है, आपका नरवाहन आता है। नरवाहन के बाद में अगर बात करें तो आपका कौन आता है, शक्ति कुमार आता है। शक्ति कुमार आता है, शक्ति कुमार है। इसके उपरांत ध्यान रखना गोहिलों का अगला राजा आता है, उसका नाम क्या बताया जाता है, विजय सिंह आता है। विजय सिंह के बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए तो अगला कौन आता है, नागादित्य आता है। कौन आता है, नागादित्य आता है। और नागादित्य के बाद अगला जो आता है वो बड़ा ग्रेट पर्सन है, उसका नाम बताया जाता है, कौन आता है आपका, बप्पा रावल आता है। कौन आता है, बप्पा रावल। तो ये ध्यान रखना, आपके किसके बाद, गोहिल के बाद सील हुआ, अपराजित हुआ, भर्तृ हुआ, अल्लट हुआ, नरवान हुआ, शक्ति कुमार, विजय सिंह, नागादित्य और कौन, बप्पा रावल। ठीक है, ये इतने पावरफुल नहीं थे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, एक बात पढ़ी जाती है, एक बात लिखी जाती है इतिहास के अंदर, वो ये लिखा जाता है कि गोहिल के बाद में गोहिलों का अगला जो पावरफुल राजा हुआ, पावरफुल शक्तिशाली राजा हुआ, वह आपका कौन होता है, तो बप्पा रावल होता है। कौन होता है, बप्पा रावल। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसकी, अपन बप्पा रावल की। देखिएगा नेक्स्ट अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा, बप्पा रावल। ठीक है, देखिएगा बप्पा रावल के अगर शासनकाल की बात करते तो 734 से प्रारंभ होता है और 753 ईस्वी तक इसका क्या चलता है, राजकार्य चलता है। ठीक है, बड़ा पावरफुल व्यक्ति था। इसके बारे में कहते हैं कि एक साथ में 4 बकरे खा जाता था। ठीक है, 35 हाथ की क्या पहनता था, धोती पहनता था। 16 हाथ का पटका लगाता था। 32 मन की क्या रखता था, तलवार रखता था। एक झटके के अंदर 2 भैंसों की एक साथ में अपनी कुल देवी बाण माता को खुश करने के लिए बलि चढ़ा दिया करता था। इस प्रकार का क्या था, शक्तिशाली शासक था। इसकी सेना के अंदर कहते हैं कि 12,75,000 क्या बताए जाते हैं, सैनिक। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तित्व के इतिहास को कैसे ठुकराया जा सकता है, इसको मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर पढ़ना क्या हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है। तो देखिएगा इसके बारे में क्या क्या चर्चा होती है। पहला कंसेप्ट देखो, पहले तथ्य की अगर बात की जाए तो पहला इसके बारे में बताया जाता है कि आपका बप्पा रावल है। बप्पा रावल, ये बप्पा रावल था, ये नागादित्य का पुत्र था। किसका पुत्र था, नागादित्य। अब देखिएगा नागादित्य कोई और नहीं है, नागादित्य कौन सा है, ये वाला नागादित्य है। इसके बाद कौन आता है, बप्पा रावल। तो ध्यान रखना नागादित्य का क्या हुआ, ये पुत्र हुआ। ठीक है, अब नागादित्य का पुत्र है, लेकिन इसका वास्तविक नाम बप्पा रावल नहीं है। क्या नहीं है, इसका वास्तविक नाम है वह बप्पा रावल नहीं है, बल्कि इसका कहते हैं कि मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वह क्या बताया जाता है, तो काल भोज बताया जाता है। क्या नाम था, काल भोज। तो पहली बात तो ये एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज था। ठीक है, और काल भोज की उपाधि क्या थी, बप्पा रावल थी। तो ये उपाधि इसको किसने दी, इसने कहते हैं क्या कहा जाता है कि आपका काल भोज था। ये काल भोज कहते हैं कि हारित ऋषि की, कौन से ऋषि की, हारित ऋषि था। इस हारित ऋषि की काल भोज क्या चराता था, गाय चराता था। ठीक है, उसकी सेवा करता था, अपना गुरु मानता था। इस बात से कहते हैं कि प्रभावित होकर के हारित ऋषि के द्वारा काल भोज है, इस काल भोज को कौन सी उपाधि दी गई थी, बप्पा रावल की क्या दी गई, उपाधि दी गई। ठीक है, 2 तथ्य ध्यान रखना। पहली बात यह आती है कि काल भोज, ठीक है, उसका वास्तविक नाम है, काल भोज की उपाधि क्या है, बप्पा रावल है। और ये उपाधि थी, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो आपके हारित ऋषि के द्वारा। दूसरा देखिएगा, बप्पा रावल है, उसके द्वारा कहते हैं कि एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो बप्पा रावल ने कहते हैं कि आपका नागदा है, उस नागदा के पास में एक स्थान पड़ता है, जिस स्थान का नाम क्या है, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी दोस्तों कहां पड़ता है,
नागदा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे बताया जाता है, नागदा से। और नागदा आपका कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। यहां पे बप्पा रावल के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया और वह मंदिर बताया जाता है किसका? एकलिंगजी। भगवान एकलिंगजी का क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। और एकलिंगजी है, ये एकलिंगजी है, ये आपका मेवाड़ का जो गोहिल वंश है, मेवाड़ का गोहिल वंश है। इस गोहिल वंश के क्या माने जाते हैं? कुल देवता है। क्या है? कुल देवता। तो मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता किसको माना जाता है? एकलिंगजी को। और एकलिंगजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बप्पा रावल ने करवाया। ध्यान रखना, आपका शैव संप्रदाय है, वो शैव संप्रदाय की एक शाखा है और शाखा का नाम बताया जाता है पाशुपात शाखा, ठीक है। और पाशुपात शाखा उसका संस्थापक माना जाता है लकुलिस को। इसका ध्यान रखना, इसको लकुलिस का मंदिर भी कहते हैं। इसका संबंध बताया जाता है वह पाशुपात शाखा से बताया जाता है। तो ये इनके कुलदेवता हो गए। अगर कुलदेवी की बात करते हैं तो गोहिलों की जो कुलदेवी मानी जाती है, कुलदेवी का नाम बताया जाता है बाण माता, ठीक है। बाण माता के मंदिर है वह आपको बहुत जगह मिलेगी। नागदा में मिलेगा, आहड़ में मिलेगा, चित्तौड़ में मिलेगा, केलवाड़ा में मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। अब ध्यान रखना, तो बात करें कि आपका बाण माता है, उस बाण माता के मूल मंदिर की बात करें तो ध्यान रखना, जैसे जैसे आपके गोहिल वंश के राजा थे वो अपनी राजधानियों को परिवर्तित करते गए, वैसे वैसे गोहिल माता के मंदिरों का या अपनी कुल देवी के मंदिरों का ये क्या करवाते गए थे? निर्माण करवाते गए थे। सेंस एक ही है कि आपके गोहिलों की कुल देवी कौन है? तो गोहिलों की कुल देवी का नाम क्या बताया जाता है? बाण माता बताया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, बप्पा रावल मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर एक नया मोड़ लेके आता है, ठीक है। और वो क्या नया मोड़ लेके आते? घटना बताई जाती है 734 ईस्वी की। कब की आती है? 734 ईस्वी के अंदर क्या होता है? 734 ईस्वी के अंदर आपका बप्पा रावल है, बप्पा रावल। इस बप्पा रावल ने कहते हैं अपने गुरु हारित ऋषि से आशीर्वाद लेकर, और जो मेवाड़ था, ठीक है, या कह सकते हैं कि चित्तौड़ था, इस चित्तौड़ का मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश, ठीक है। और मौर्य वंश के शासक का नाम बताया जाता है मान मौरी। क्या है? मान मौरी। मान मौरी को एक नाम से और पुकारते हैं, इसको मान मौर्य भी कहते हैं, मान मौर्य। इस मान मौर्य को 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने प्राचित कर दिया और प्राचित करके चित्तौड़ के ऊपर इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया, ठीक है। तो चित्तौड़ के ऊपर गोहिलों में सबसे पहले अधिकार करने वाला जो व्यक्तित्व था उसका नाम क्या था? बप्पा रावल था, ठीक है। लेकिन बप्पा रावल ने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी को चेंज नहीं किया, ठीक है। कहते हैं कि बप्पा रावल के समय भी जो नागदा है, ठीक है, क्या है? बप्पा रावल के समय भी, और आपका जो कौन सा वंश है? गोहिल वंश है। इस गोहिल वंश की जो राजधानी थी वह राजधानी आपकी क्या थी? नागदा थी, ठीक है। जो किसके द्वारा बनाई गई थी? गोहिल के द्वारा बनाई गई। इसने कोई चेंजमेंट नहीं किया, ठीक है, ठीक है। इसने चित्तौड़ को जीता, लेकिन ये चाहता तो चित्तौड़ को अपनी क्या बना सकता था? राजधानी बना सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपनी जो राजधानी बनाया वह किसको रखा? नागदा को ही रखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इसने चित्तौड़ के ऊपर क्या किया? अधिकार किया। इसके चलते चलते देखिएगा, बप्पा रावल है उसकी कुछ उपाधियां भी है, ठीक है। बप्पा रावल की उपाधियां, बप्पा रावल की उपाधियों की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, एक तो हिंदवा सूरज, हिंदवा सूरज की अपन बात कर चुके, वो मेवाड़ के महाराणाओं की राजधानी की उपाधि थी। और हिंदवा सूरज की उपाधि बप्पा रावल ने भी धारण की, और बप्पा रावल को हिंदवा सूरज की उपाधि थी वह हारित ऋषि के द्वारा प्रदान की गई। लेकिन इसके उपरांत देखिएगा, ठीक है, तो लिख लेते हैं। एक तो क्या होगी आपकी? हिंदवा सूरज, ठीक है, हिंदवा सूरज हो गया। हिंदवा सूरज के अलावा एक जो आती है वह आती है राजगुरु, ठीक है। हिंदवा सूरज में आपको बता चुका हूं, राजगुरु क्यों कहते थे? राजनीति में दक्ष होने के कारण क्या कहा जाता था? राजगुरु कहते थे। एक उपाधि और थी जो थी चकवे। उपाधि क्या थी? यह बड़ी इंपॉर्टेंट उपाधि है नंबर 3 की, चकवे। चकवे क्यों कहा गया, या बप्पा रावल ने चकवे की उपाधि क्यों धारण की? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के कारण, चारों दिशाओं को जीतने के कारण, ठीक है, इसको क्या कहा गया था? चकवे के नाम से पुकारा गया। इसकी उपाधि कौन सी थी? चकवे की उपाधि दी गई। तो ये तीन इसकी क्या है? उपाधियां बताई जाती है। किसकी? बप्पा रावल की। उसके बाद में बप्पा रावल ने सोने के सिक्के भी चलाए, बप्पा रावल ने कहते तांबे के सिक्के भी चलाए, ठीक है। लेकिन तांबे के सिक्के वाली बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट कौन सी है? आपके गोल्ड कॉइन की है, ठीक है, सोने के सिक्के की। देखिएगा, बप्पा रावल का एक, केवल एक, मात्र एक क्या प्राप्त हुआ? सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। इसका सोने का सिक्का मिला। अब इस सिक्के के ऊपर देखिएगा किस किस का अंकन है, ये बड़ी बात है। इसके ऊपर जो अंकन किया गया सोने के सिक्के के ऊपर, वह शिवलिंग का अंकन है। इसका है शिवलिंग का। शिवलिंग के अलावा ध्यान रखना नंदी का अंकन है, ठीक है। नंदी के अलावा ध्यान रखना गाय का अंकन है। गाय के अलावा ध्यान रखना जो बछड़ा होता है, वत्स होता है, उसका अंकन है। इसके अलावा ध्यान रखना और भी कई प्रकार के इसके ऊपर क्या है? अंकन है। त्रिशूल का अंकन है। किसका अंकन है? त्रिशूल का क्या बताया जाता है? अंकन बताया जाता है। और इन सब का जो संबंध बताया जाता है वह किससे? भगवान शिव से। इसका कह सकते हैं ये बप्पा रावल था, वह कौन से संप्रदाय का व्यक्ति था, कौन से धर्म का अनुयायी बताया जाता है? तो वह आपके शैव संप्रदाय का, भगवान शिव का एक बहुत बड़ा क्या बताया जाता है? उपासक था। इसके अलावा देखिएगा उसके द्वारा और कौन से सिक्के चलाए गए? तो उसने तांबे के सिक्के भी चलाए। लेकिन इंपोर्टेंट कंसेप्ट है वह आपका कौन सा है? तो सोने के सिक्के वाली बात है, वह बहुत क्या बताई जाती है? इंपॉर्टेंट बताई जाती है। अब देखिएगा उसकी बढ़ाई, उसकी सेना के अंदर कितने सैनिक थे? तो 12,75,000 सैनिक बताए जाते हैं। इस कारण कहते हैं कि जिस किसी के ऊपर भी अटैक करता था उसको क्या कर लेता था? जीत लेता था। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। डॉक्टर एक इतिहासकार है और इतिहासकार का नाम बताया जाता है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य, सीवी वैद्य, इनका पूरा नाम है चिंतामणि विनायक वैद्य। क्या है? चिंतामणि विनायक वैद्य। चिंतामणि विनायक वैद्य के द्वारा बप्पा रावल को, बप्पा रावल है, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा है। क्या कहा है? चार्ल्स मार्टल के नाम से पुकारा। अब दिक्कत ये आ गई, ये चार्ल्स मार्टल कौन आ गया अभी इसके अंदर? तो ये फ्रांस का सेनापति था। कहां का? फ्रांस है। उस फ्रांस का क्या बताया जाता है? सेनापति बताया जाता है। अब चार्ल्स मार्टल के साथ में आपके सीवी वैद्य के द्वारा बप्पा रावल की तुलना क्यों की गई? ठीक है, तो कंपेयर क्यों किया गया वो देखिएगा। ऐसा कहते हैं कि यूरोप महाद्वीप के अंदर सबसे पहले, कहां की बात कर रहे हैं? यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप महाद्वीप था। यूरोप महाद्वीप के अंदर आपके जो अरब थे, या क्या कह सकते हैं कि मुस्लिम थे, ठीक है ना। यूरोप महाद्वीप के अंदर अरबों को सबसे पहले खदेड़ने वाला, बाहर निकालने वाला, उनको रोकने वाला फ्रांस का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? चार्ल्स मार्टल। ठीक है, एक बार कहते हैं, क्या कहा जाता है? ये सीवी वैद्य का सिद्धांत बता रहा हूं मैं। सीवी वैद्य ही कहता है, बाकी कोई नहीं कहता। सीवी वैद्य ये कहता है कि आपका बप्पा रावल था, ये मौर्य शासक मान मौर्य की सेवा में रहता था। मान मौर्य की सेवा में रहता था। एक बार मान मौर्य की सेना के ऊपर अरबों ने अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया? अरबों ने या मुस्लिम लोगों ने अटैक कर दिया। तब कहते हैं कि अरबों को खदेड़ने का जो जिम्मा था, जिम्मेदारी थी, वह किसने उठाई? बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल ने कहते हैं कि अरबों को इतना मारा, इतना भगाया कि उनको सिंध तक खदेड़ दिया। ठीक है, तो भारत के अंदर अरबों को, मुस्लिम लोगों को कौन भगाता है? बप्पा रावल। यूरोप के अंदर कौन भगाता है? चार्ल्स मार्टल। इसका ध्यान रखना, सीवी वैद्य के द्वारा आपके बप्पा रावल को क्या कहा गया था? चार्ल्स मार्टल के नाम से पुकारा गया था। और चार्ल्स मार्टल कहां का था? तो ये आपके फ्रांस का एक क्या बताया जाता है? सेनापति। देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर एक शहर पड़ता है। ठीक है, एक बॉलर आया था जिसको कहते थे रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्या था? जिसका नाम था अख्तर, शोएब अख्तर। बहुत तेज बॉल करता था, इस कारण उसको क्या कहते थे? वो बहुत तेज बॉल करता था और रावलपिंडी का रहने वाला था।
इस कारण उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पुकारते थे। लेकिन मजे की बात क्या है, आपका जो रावलपिंडी शहर है, क्या है, रावलपिंडी, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर कहां पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, उस दौरान अपने हिंदुस्तान का एक पार्ट हुआ करता था। ठीक है, ये रावलपिंडी शहर है। इस रावलपिंडी शहर का नाम है, ये किसके नाम पे रखा गया है, तो अपने जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल के नाम पे ही ध्यान रखना, रावलपिंडी शहर का क्या रखा गया है, नाम रखा गया है। इसके अलावा देखिएगा आपके श्यामल दास जी, ठीक है, जो मेवाड़ के क्या कहलाते हैं, राजकवि कहलाते हैं, श्यामल दास जी, श्यामल दास जी जिन्होंने ग्रंथ लिखा है वीर विनोद। श्यामल दास जी ने बप्पा रावल की प्रशंसा में लिखा है कि बप्पा रावल था ये आपके हिंदुस्तान का, पूरे भारत का, और एक क्या बताया जाता है, प्रतापी शासक बताया जाता है। ठीक है, पूरे इंडिया का सबसे पावरफुल शासक था। ये बात कौन कहता है, तो ये बात कहते हैं आपके श्यामल दास जी कहते हैं। ठीक है, बप्पा रावल ने अपने जीवन के अंदर अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, अपने साम्राज्य को बहुत समृद्ध बनाया। देखिएगा, जो व्यक्ति अपने राज्य के अंदर सोने के सिक्के चलाता है, कोई कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि सोने के सिक्के चलाना एक बहुत क्या है, बड़ी बात है। ठीक है, और वो भी उस जमाने के अंदर, इसलिए ध्यान रखना, बप्पा रावल था ये हर तरीके से क्या था, संपन्न था। देखिएगा, चकवे की उपाधि धारण की, चारों दिशाओं को क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, लेकिन मृत्यु हर किसी को क्या होती है, नसीब होती है। ऐसे करते करते कहते कि आपका 753 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल भी आपके क्या हो जाते हैं, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, इसका कहते हैं, क्या कहा जाता है कि बप्पा रावल है, इन बप्पा रावल की जो मृत्यु थी, ये मृत्यु कहां होती है, तो बप्पा रावल की मृत्यु देखिएगा दोस्तों, बप्पा रावल की मृत्यु नागदा के अंदर होती है। कहां पे, बप्पा रावल है, इनकी आपके 753 ईस्वी के अंदर आपका उदयपुर के पास में नागदा के अंदर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और नागदा है, इस नागदा के अंदर ही इनका क्या बना हुआ है, तो आपका समाधि स्थल बना हुआ है, स्मृति स्थल बना हुआ है, इनकी छतरी बनी हुई है, इनका प्रतीक चिन्ह बना, कैसे भी शब्दों में आप मरोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए पॉपुलर शब्द कौन सा है, समाधि स्थल। ठीक है, तो इनका समाधि स्थल कहां पे है, नागदा के अंदर बना हुआ है, और कोई नाम नहीं है इनके समाधि स्थल का। इनके समाधि स्थल का नाम भी क्या है, बप्पा रावल, कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, तो इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, बप्पा रावल के नाम से ही पुकारा जाता है। यह बप्पा रावल का समाधि स्थल जो नागदा के अंदर बना हुआ है, किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वह आपके किस नाम से प्रसिद्ध बताया जाता है, बप्पा रावल के नाम से ही प्रसिद्ध बताया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक छोटी सी बात और करते चलते चलते, तो एक होता है आस्का लेना। क्या होता है, दो टाइप से लिखा जाता है, एक तो ऐसे लिखा जाता है, और एक कैसे लिखा जाता है, आपका अनुस्वार एक जगह तो सह के ऊपर आता है और एक जगह कह के ऊपर आता है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, आस्का लेना क्या होता है, आस्का लेना, इसका केवल एक ही तथ्य है, वो क्या है कि मेवाड़ रियासत, उस मेवाड़ रियासत के जो महाराणा थे, कहां के, मेवाड़ रियासत के महाराणा थे, वो कहते हैं कि अपनी राजधानी थी, उस राजधानी को छोड़ने से पहले, ठीक है, जब वो कभी अपनी राजधानी को छोड़ करके बाहर जाना चाहते थे, उससे पहले कहते हैं कि वह अपने कुल देवता एकलिंग जी, कौन, उनके कुल देवता कौन है, एकलिंग जी, इन एकलिंग जी से, और वो क्या लेते थे, अनुमति लेते थे। ठीक है, इसी अनुमति को क्या कहते थे, आस्का लेना कहा जाता था। अब लेते कैसे थे, तो ध्यान रखना, हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो बहुत अगर वेद और पुराणों की बात करते हैं, अपनी पुरानी आदिम संस्कृति की अगर बात करते हैं, तो हिंदू धर्म के अंदर हमेशा अग्नि पूजा का बड़ा क्या रहा, महत्व रहा, जो आज भी हिंदू धर्म के अंदर क्या है, प्रचलन के अंदर है। देखिएगा, अपनी कोई भी प्रतिमा होती है, कुल देवी होती है, कुल देवता होता है, इष्ट देव होता है, कोई भी अपना देवता होता है, उसके सामने अपन दीपक जला करके उसकी जो लो लेते हैं, अगर लो आ जाती है, लो प्रज्वलित हो जाती है, तो समझ लेना कि आपको क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। और चाहे कितने भी आप कोशिश कर लेना, अगर आपकी लो प्रज्वलित नहीं होती है, तो इसका मतलब आपको अनुमति नहीं मिली, आप क्या नहीं छोड़ सकते, आप राजधानी नहीं छोड़ सकते। यही जो क्रिया थी, इसी क्रिया को ध्यान रखना किस नाम से पुकारा जाता था, तो आस्का लेने के नाम से पुकारा जाता था। इसके उपरांत देखिएगा, बप्पा रावल के बाद में मेवाड़ की स्थिति के अंदर
और कौन कौन से राजा होते हैं, छोटे छोटे राजा होते हैं, ठीक है। एक कौन होता है, भोज होता है, ठीक है। भोज के बाद में एक कौन होता है, तो आपका महेंद्र होता है। एक कौन होता है, तो नाग होता है, ठीक। कौन होते हैं, एक आपका भोज हो गया, नाग हो गया, एक आपका शिलादित्य आता है। कौन आता है, तो आपका शिलादित्य आ गया। शिलादित्य के बाद में अगर बात करें तो अपराजित आ गया। शिलादित्य के बाद में अपराजित आ गया। अपराजित के बाद में अगर बात करें तो काल भोज आ गया, लेकिन ये काल भोज दूसरा है, ठीक है। काल भोज के बाद में आपका कुमार प्रथम आ गया। कुमार प्रथम, ठीक है। कुमार प्रथम था, उसने 813 से 833 ईस्वी तक मेवाड़ के ऊपर अपनी हुकूमत चलाई थी। किसने, आपके कुमार प्रथम के द्वारा। कुमार प्रथम है, इसके बारे में एक बात मिलती है कि कुमार प्रथम था, ये भी इसने भी बप्पा रावल की तरह जो आपके कौन थे, अरब थे, ठीक है। अरब या जो आपके मुस्लिम थे, उन मुसलमानों का इसके द्वारा क्या किया गया था, मुकाबला किया गया, ठीक है। या कह सकते हैं कि अरब आक्रमणकारियों को आपके कुमार प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, परास्त किया गया, हरा दिया गया था, ठीक है। क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। ये कुमार प्रथम हो गया। उसके बाद में कुमार प्रथम है, कुमार प्रथम, कुमार प्रथम है। इस कुमार प्रथम के जो उत्तराधिकारी है, कि कुमार प्रथम के बाद में मेवाड़ की स्थिति के अंदर और कौन कौन से शासक हुए, तो कुमार के बाद में ध्यान रखना मत्तट हुआ। कौन हुआ, मत्तट हुआ। इसके अलावा ध्यान रखना भर्तृभट्ट हुआ। भर्तृभट्ट होता है। भर्तृभट्ट के बाद में कुमारदित्य होता है। कुमारदित्य आता है। कुमारदित्य के बाद में महायक का आता है। कौन आता है, महायक आता है। महायक के बाद में कुमारदित्य आता है। कुमार तृतीय, द्वितीय तो हो गया, आपका कौन आता है, कुमार तृतीय आता है। तो ये ध्यान रखना आपके किसके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। एक आता है आपका भर्तृभट्ट आता है, भर्तृभट्ट द्वितीय आता है। कुमार द्वितीय तृतीय के बाद में कौन आता है, भर्तृभट्ट द्वितीय। अरब मुस्लिम, तो कौन आया आपका, भर्तृभट्ट द्वितीय। ये ऑल टोटल थे। ये ऑल टोटल ध्यान रखना किसके बाद में आते हैं, बप्पा रावल के बाद में आते हैं, ठीक है। लेकिन इनका इतिहास के अंदर इतना ज्यादा कोई वर्णन नहीं मिलता। केवल सबसे इंपॉर्टेंट बात मिलती है, वह किसकी मिलती है, तो भर्तृभट्ट द्वितीय की मिलती है, ठीक है। भर्तृभट्ट द्वितीय था, इसने कहते हैं कि एक राष्ट्रकूट राजकुमारी थी, ठीक है। दक्षिण भारत का एक पावरफुल एक राजवंश था, और उसका नाम क्या बताया जाता है, राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट है, इसकी एक राजकुमारी है, और इसकी राजकुमारी का जो नाम बताया जाता है वह था महालक्ष्मी। क्या नाम है, महालक्ष्मी, ठीक है। इस महालक्ष्मी के साथ में आपका भर्तृभट्ट द्वितीय क्या करता है, विवाह करता है। और इस प्रकार से कहते हैं कि इसने आपके राष्ट्रकूट शासक थे, उन राष्ट्रकूट शासकों के साथ में इसने कैसे संबंध बना लिए थे, तो मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए थे, ठीक है। इसके बाद में अगला मेवाड़ का नेक्स्ट जो शासक होता है, वह ध्यान रखना आपका कौन आता है, अल्लट आता है। कौन आता है, अल्लट। देखिएगा, अल्लट को आलूराव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आलूराव। ये आपका कौन सी सदी में हुआ, तो ये आपका 10वीं सदी के अंदर हुआ, ठीक है। मूल नाम इसका क्या है, आलूराव। लेकिन पुराणों के अंदर, ख्यातों के अंदर इसे किस नाम से पुकारा गया, आलूराव के नाम से। वैसे मूल नाम क्या है इसका, अल्लट है। अब ये देखिएगा, इसने वाकई में मेवाड़ की स्थिति के अंदर बहुत चेंजमेंट किया, ठीक है। क्या क्या चेंजमेंट करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, ध्यान से देखना। देखो पहली बात, पहला देखिएगा, इसके पिता की बात करते हैं, तो अल्लट है। ये अल्लट कहते हैं कि किसका पुत्र था, तो भर्तृभट्ट द्वितीय का पुत्र था। मां की बात करें तो मां का नाम क्या था, महालक्ष्मी था, जो आपके कौन से वंश की राजकुमारी थी, तो राष्ट्रकूट राजवंश की थी, ठीक है। इस कारण देखिएगा, इसका राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उनके साथ में क्या हो गया, बड़ा अच्छा संबंध हो गया। इस कारण बताते हैं कि इसने, अल्लट है, इस अल्लट ने
जो आपके राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कौन से वंश के? राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हैं, उन शासकों के सहयोग से, मदद से, और इसने मालवा का एक परमार शासक था। ठीक है, कहां का? मालवा का एक परमार शासक था जिसका नाम बताया जाता है देवपाल परमार। देवपाल परमार को इसने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ठीक है, और मालवा के अंदर कहते हैं कि अपनी क्या है, अपना दबदबा क्या करता है? कायम करता है। ऐसा इसने किसके सहयोग से किया था? तो जो राष्ट्रकूट थे उनके सहयोग से ऐसा इसने किया था। अब ये क्या करता है? इसका परिवर्तन देखेगा। पहला परिवर्तन ये करता है आज तक, ठीक है, अभी तक जितने भी अपन पढ़ के आए उन सबकी जो राजधानी थी वह राजधानी क्या थी? नागदा थी। ठीक है, लेकिन अल्लट क्या करता देखिएगा। अल्लट ने कहते हैं कि नागदा है, उस नागदा के स्थान पर आहड़, ठीक है, आहड़ आपका उदयपुर में पड़ता है, ये आपकी एक सभ्यता भी है। ठीक है, इस आहड़ को अपनी क्या बनाता है? राजधानी बनाता है, जो कहते हैं कि मेवाड़ है। ठीक है, उस मेवाड़ की कैसी राजधानी मानी जाती है, या गोहिल वंश की कैसी राजधानी थी? दूसरी राजधानी थी। एक तो ये परिवर्तन किया। इसके साथ साथ में देखिएगा इसने आहड़ के लिए और क्या क्या किया। एक कहते हैं कि इसने आहड़ है, उस आहड़ के अंदर इसने वरा है, मंदिर है, उस वराह मंदिर का इसने क्या करवाया था? निर्माण करवाया। कहां करवाया? आहड़ के अंदर ही करवाया। इसके अलावा देखिएगा और क्या करता है। एक कहते हैं कि इसने आहड़ को किसमें परिवर्तित कर दिया? एक व्यापारिक जो केंद्र था, उस व्यापारिक केंद्र के अंदर क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। व्यापार का एक बहुत बड़ा क्या बना दिया? केंद्र बना दिया। और इतना बड़ा केंद्र बना दिया कि आपका जो आहड़ है, उस आहड़ के अंदर दूसरे वतन के जो व्यापारी थे वह भी आते थे। वतन का मतलब देखिएगा यहाँ पे छोटी छोटी जो रियासत है उससे है। कहां कहां के आते थे? कर्नाटक। कहां के व्यापारी आते थे? कर्नाटक के आते थे। इसके अलावा मालवा, मध्य प्रदेश के व्यापारी आते थे। इसके अलावा देखिएगा लाट प्रदेश, क्या है? लाट प्रदेश। लाट प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश था जो कहां पड़ता था? गुजरात के अंदर पड़ता था। कहां पर है? गुजरात। इसके अलावा तक देश, कौन सा देश है? तक देश। तक देश कहां पड़ता था? पंजाब का एक छोटा राज्य था। यहां के जो व्यापारी थे वह सारे के सारे व्यापारी, ध्यान रखना, व्यापार के सिलसिले में आपके कहां आया करते थे? आहड़ आते थे। ठीक है, और आहड़ को ऐसा बनाने वाला जो व्यक्ति था वह मेवाड़ का शासक था जिसका नाम क्या था? अल्लट था। और देखिएगा क्या करता है। ये हो गया, व्यापारिक केंद्र बना दिया, वरा मंदिर का निर्माण करवा दिया। ठीक है, अब देखिएगा इसने एक बहुत और बड़ा अच्छा अचीवमेंट किया, और वो क्या? ऐसा इसने मेवाड़ की स्थिति में करने वाला अल्लट पहला आदमी है। इससे पहले ध्यान रखना वो कोई नहीं कर पाया था, केवल केवल मौर्य वंश के शासकों ने किया था। उसके बाद में अल्लट करता है। ठीक है, तो क्या करता है देखिएगा। ऐसा कहते हैं कि अल्लट है, अल्लट आलूराव, इसको जो आपका मेवाड़ है, इस मेवाड़ की जो नौकरशाही है, इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी? नौकरशाही। इस नौकरशाही का क्या कहा जाता है? जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की नौकरशाही का जनक कहा जाता है। अब ये नौकरशाही होती है, ये नौकरशाही क्या होता है? तो ध्यान रखना, अपना जो शासन कार्य होता है उस शासन कार्य को प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर क्या कर देना? डिवाइड कर देना। आपका क्या कहलाता है? नौकरशाही कहलाता है। क्या कहलाता है? नौकरशाही कहलाता है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल मिलता है वह एग्जाम्पल ध्यान रखना आहड़ से। कहां से? आहड़ है, आहड़ है। इस आहड़ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो अभी अभी मैं भूमिका के अंदर बता के आया हूं, 977 ईस्वी का। इस आहड़ शिलालेख के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपका अल्लट है, इस अल्लट के द्वारा अपना जो शासन था उस शासन को इसने किसके अंदर परिवर्तित कर दिया था? तो आपके जो प्रशासनिक अधिकारी थे या प्रशासनिक जो पदाधिकारी थे उसके अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के भी नाम मिलते हैं किसके अंदर? आहड़ शिलालेख के अंदर। और प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो एक नाम आपका क्या मिलता है? मुख्यमंत्री मिलता है। क्या मिलता है? मुख्यमंत्री मिलता है। इसके अलावा एक मिलता है, उसको कहते हैं आपका संधि है, संधि विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विग्रह कहते हैं। संधि विग्रह का मतलब आपस में क्या?
संधि वगैरह, विदेश मंत्री कह सकते हैं। इसके अलावा अक्सपटलीक मिलता है। क्या मिलता है? अक्सपटलीक। ये संधि विग्रह का ध्यान रखना, इधर संधि विग्रह इधर है, अक्सपटलीक मिलता है। तो ये ध्यान रखना, उसके पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इसका मतलब उसने, और ये जो व्यवस्था थी दोस्तों, ये ध्यान रखना आपके मौर्य काल के राजाओं के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, ये जो शासन व्यवस्था थी ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? मौर्य वंश के राजाओं के द्वारा। इसको दोहराने वाला कौन था? अल्लट था। ठीक है, तो ध्यान रखना मेवाड़ की नौकरशाही का जनक कौन था? अल्लट था। ठीक है, एक ये भी मिलता है, उसके एक अक्सपटलीक का नाम मिलता है, और उसके अक्सपटलीक का नाम क्या मिलता है? मयूर। ठीक है, कि उसने मयूर को अपना क्या नियुक्त किया था? तो अपना अक्सपटलीक क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये एक और देखिएगा, बड़े चेंजमेंट करता है हर चीज के अंदर। ये क्या करता है? चेंजमेंट करता है। मेरे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखिएगा क्या इसने कितने परिवर्तन किए। राजधानी को परिवर्तित कर दिया, एक ही चीज के नहीं लिपट के रहा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखना अपनी शासन व्यवस्था के अंदर परिवर्तन कर दिया। नौकरशाही का क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। एक और देखिएगा नया क्या लेके आता है, एक नई चीज लेकर आता है। ये क्या करता है? आपका अल्लट है, ये कहते हैं कि हूण वंश। ठीक है, कौन सा वंश है? जो आपका हूण वंश है, उस हूण वंश की एक राजकुमारी थी। कौन से वंश की? हूण वंश की। ठीक है, हूण वंश की, हूण वंश है, उसकी राजकुमारी थी, और राजकुमारी का नाम बताया जाता है हरिया देवी। ठीक है, हरिया देवी बड़ी स्मार्ट थी, इस कारण कहते हैं कि हरिया देवी है। उस हरिया देवी के साथ में अल्लट है, उस अल्लट के द्वारा क्या कर लिया जाता है? विवाह कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि हरिया देवी के साथ में अल्लट क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। और यह विवाह आपका कैसा विवाह माना जाता है? अंतरजातीय विवाह माना। कई तो ये भी कहते हैं कि ये प्रथम क्या माना जाता है? अंतरजातीय विवाह माना जाता है। ठीक है, केवल अपने को एक ही बात याद रखना, क्या? हरिया देवी, आराम से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरिया देवी। ठीक है, हूण वंश की अल्लट से क्या करती है? विवाह करती है। ठीक है, अब देखिएगा अल्लट ने तो बहुत किया, ठीक है, पिता ने तो बहुत किया, लेकिन पिता के पुत्र हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर अगला जो अच्छे का मतलब, उसके कर्म अच्छे नहीं थे, वैसे तो अच्छा ही था। क्या होता है देखिएगा, इसके बाद में अगला होता है, यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, देखिएगा। चलो ठीक है, ओके। देखो इसके बाद में अगला जो होता है उसका नाम था नरवाहान। कौन आता है? नरवाहान आता है। ठीक है, नरवान क्या था? कमजोर था। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि नरवाहान के बाद में जो गोहिल वंश था, उस गोहिल वंश का क्या हो जाता है? पतन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? गोहिल वंश है, इस गोहिल वंश का जो पतन है, वह पतन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। हरास की ओर क्या हो जाता है? अग्रसर हो जाता है। अगर इसकी अच्छाई की बात करें, ठीक है, तो इसने अपने राज्य को बचाने के लिए एक ही काम किया, और वह काम क्या किया? एक चौहान शासक था, और उस चौहान शासक का नाम बताया जाता है जेजा। क्या नाम है? जे। इसकी पुत्री थी। ठीक है, पुत्री का नाम नहीं मिलता। इस पुत्री के साथ में ये क्या करता है? विवाह करता है। और इस प्रकार से कहते हैं कि नरवान है, उसने चौहानों के साथ में कैसे संबंध बनाए थे? तो आपके मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, दोस्ताना व्यवहार क्या कर लिया था? कायम कर लिया था। इसका भी एक अक्सपटलीक था, और इसके अक्सपटलीक का नाम क्या बताया जाता है? श्रीपति। ठीक है, श्रीपति था। उस श्रीपति को नरवाहन है, इस नरवाहन के द्वारा अपना क्या नियुक्त किया गया था? अक्सपटलीक नियुक्त किया गया। अक्से पटलीक नियुक्त किया गया। इसका मतलब इसने भी अल्लट के द्वारा चलाई गई जो नौकरशाही थी, उस नौकरशाही को ये भी क्या करता है? अग्रसर करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन इतना पावरफुल नहीं था, इस कारण दूसरे लोगों ने इसके ऊपर अटैक वगैरह करना शुरू कर दिया, और इसकी शक्ति थी वह धीरे 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 क्या पड़ने लग गई? कमजोर पड़ने लग गई। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर अपन यही क्लोज करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।